इस समय हमारे साथ जुड़े हैं चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर सरबजीत सिंह और इनसे हम जानेंगे। सर, इस बार आपके साथ हम आए थे और आपने यहाँ पर लीची के बाग जो दिखाया, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट इस समय किस तरीके से काम कर रहा है कि हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो जम्मू रीजन में है उसे बढ़ावा मिल सके। ये हमारे पास यहाँ पे जम्मू में नियर अबाउट ये जो हमारा मड ब्लॉक है, इसमें कोई 200 हेक्टेयर के करीब हमारी प्लांटेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और 450 से 500 मीट्रिक टन के करीब इस इलाके की प्रोडक्शन है। पिछले साल भी हमने कोई 162 हेक्टेयर न्यू प्लांटेशन करने की कोशिश की और उसमें काफ़ी सक्सेस भी है। छोटे बाग आपने देखे भी हैं। अभी आप 2-3 बागों में गए थे जिनकी अभी प्लांट जो पिछले 5-6 साल पहले लगे उनमें अभी फर्स्ट क्रॉप आई है, वो आपने देखा है। तो आस्ता आस्ता प्रोडक्शन बढ़ रही है। इस साल के टारगेट में भी हमें नियर अबाउट 170 हेक्टेयर न्यू प्लांटेशन जम्मू में और करनी है और 25 हेक्टेयर के करीब हमने प्लांटेशन रखी है मड ब्लॉक में। तो इसमें ये बेनिफिट ये है कि अगर कोई एक फार्मर 20 कनाल जगह में आर्चर्ड लगाता है हार्टिकल्चर का, जिसमें लीची के आर्चर्ड हो गए या आम के हो गए, तो 400 पौधे लगाता है तो पौधों की कीमत काटने के बाद या पौधे अगर वो खुद लाता है तो 50,000 रुपया उसके बेनिफिट उसको जो उसके अकाउंट में, फार्मर के अकाउंट में पैसा हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस साल के टारगेट जो हैं वो नियर अबाउट 170 हेक्टेयर के करीब हैं, जो हमारा ये जैसे ही फर्स्ट बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी जुलाई अगस्त में, तो ये उन्हीं के साथ ही ये प्लांटेशन ड्राइव हमारी चल पड़ेगी। तो सर, अक्सर देखा गया था जम्मू रीजन में ट्रेडिशनल क्रॉपिंग जो होती थी, क्रॉप्स होती थी, वही होती थी। क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में ये तब्दीली आई है कि लोग जो हैं वो जो इकोनॉमिक क्रॉप है जिसमें पैसा जल्दी हैंड टू हैंड मिलता है, वो वैसी क्रॉप्स में जा रहे हैं? देखिए, जम्मू में बेसिकली जो हमारा कंपटीशन रहता है हार्टिकल्चर क्रॉप्स का, फ्रूट क्रॉप्स का, वो 2 जगह पे मेजर है। एक तो आ गया आपका सब्जी पेड़ जो वेजिटेबल ग्रोइंग एरिया है, और एक आ गया वो जहाँ पे आप चावल लगाते हो। अब चावल की जहाँ पे खेती होती है वहाँ पे आर्चर्ड को चलाना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो लेकिन जो यहाँ जिस इलाके में चावल की खेती होती है उसी इलाके में आपको पता है कि गंदम भी लगता है, कनक भी लगती है सर्दियों में। जो सितंबर से लेके मई तक का टाइम है उसमें हमने ये प्रपोज़ किया फार्मर्स को पिछले साल कि हम आपको सितंबर महीने में स्ट्रॉबेरी की प्लांटेशन करा देंगे, जिसमें 13,000 रुपया पर कनाल के हिसाब से बेनिफिट है। अगर कोई फार्मर 10 कनाल में लगाता तो 1,30,000 का 10 कनाल पे बेनिफिट है। तो बहुत सारे फार्मर्स ने पिछले साल लगाया और नियर अबाउट हमने 7 से 8 हेक्टेयर एरिया इसमें स्ट्रॉबेरी में लाया। और आपने देखा कि जो इस बार जितनी भी स्ट्रॉबेरी मार्केट में आई, वो जम्मू की जो अपनी स्ट्रॉबेरी थी, फार्मर्स ने 25 से 30,000 रुपया पर कनाल के हिसाब से फील्ड में कमाया भी। अब आ गया दूसरा ग्रोइंग जो वेजिटेबल ग्रोइंग एरिया है। अब वेजिटेबल में ज़्यादा जगह पे वेजिटेबल लगाना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि वेजिटेबल में लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, काफ़ी लेबर लगती है। लेबर आज के दिनों में आपको बड़ा महंगी भी बढ़ी है। दूसरा, कोरोना के टाइम में लेबर अवेलेबल भी कम रहती है। तो बहुत से फार्मर जो हैं वो पैडी जो वेजिटेबल ग्रोइंग बेल्ट के हैं वो भी आर्चर्ड की तरफ अब ध्यान देना शुरू हो गए। तो उस हिसाब से भी पिछले 1-2 सालों में हमने देखा है कि लोगों का रुझान जो है वो मैंगो और लीची प्लांटेशन की तरफ भी बड़ा है और काफ़ी हमें इसमें सक्सेस भी मिल रही है। तो आपको लगता है कुछ ऐसे एरियाज़ भी होंगे जो कंडी एरियाज़ होंगे या जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर लैंड तो अवेलेबल है मगर वहाँ उगता कुछ नहीं है? क्या आपका डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं साइंटिफिकली उस पर काम कर रहा होगा कि उस एरियाज़ की तरफ ध्यान दें, उन एरियाज़ को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं ताकि एरिया जितना बढ़ेगा उतना अच्छा होगा? देखो, इसमें कुछ इलाके हैं जैसे हमारे अखनूर का बेल्ट होगी या खोड़ के कुछ इलाके हैं जहाँ पे पानी की किल्लत रहती है। तो हमारे पास डिपार्टमेंट के पास पानी की सुविधाओं के लिए हमारे पास डिफरेंट स्कीम्स रहती हैं, जिसमें बोरवेल है। अगर कोई फार्मर अपनी लैंड में बोरवेल करता है तो उसको नियर अबाउट 90,000 रुपये का बेनिफिट आता है छोटे बोरवेल पे। लेकिन अगर वो बड़ा बोरवेल करता है 8 इंची का, जिसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो डिफरेंट स्कीम में ये प्रावधान नियर अबाउट 2 से 2.5 लाख तक का भी है।
लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन कि भाई आप किस तरह का बोर कर रहे हो। 8 इंची वाला बोर कर रहे हो, पानी आपको काफ़ी नीचे जाके मिला है, तो ऐसी जगहों को भी जरखेज करने के लिए पैसा रहता है। फिर अगर किसी के पास ज़मीन में बोर नहीं भी हो रहा है, तो अगर वो बारिश का पानी को इकट्ठा करना चाहता है, तो उसमें भी आप लगा लो कि 2 लाख रुपए के तक का प्रावधान रहता है। तो उसमें अगर वो पानी, बारिश का पानी जमा करता है और अच्छा सा पांड बनाता है जिसकी कास्ट जो है वो 5-4 लाख से ऊपर रहती है, तो 2 लाख तक डिपार्टमेंट की तरफ से उसको सब्सिडी पार्ट मिल जाता है। साथ में हमारे पास कुछ ऐसी स्कीम्स और भी हैं जिसमें PMKSY में ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें बोरवेल भी रहता है, ड्रिप इरिगेशन का कुछ पार्ट रहता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन का कुछ पार्ट रहता है, और साथ में रेन गन्स वगैरह जिसमें पानी, रेन गन का भी इस्तेमाल करके पानी को जुडिशियस सही तरीके से इस्तेमाल करके कम पानी से फसलें उगाई जा सकती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ टारगेट है सरकार का कि किसानों की इनकम को डबल करना है, 2022 का टारगेट है, तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं उस पर काम हो रहा है? बिल्कुल सर, इसमें देखो पहले के मतलब अगर अब पिछले 2-3 सालों में देखा जाए तो फंड फ्लोज में हमें काफ़ी सहायता मिली है। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई ऐसे फार्मर आते हैं और जिनका जो हमें हमारे पास पहुंचता है या हम जिसके पास जाते हैं और उसको जब पानी का प्रावधान के लिए जगह, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है लैंड में कि अगर आपके पास पानी है और आपने अच्छी क्रॉप लगाई है जिसकी मार्केट में वैल्यू अच्छी है, तो आपको आपकी इनकम डबल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, हमने पानी के PMKSY स्कीम में भी हमें फंडिंग पहले से कई गुना ज़्यादा हो गई है। न्यू आर्चर्ड प्लांटेशन में भी हमारे टारगेट्स डबल हो गए हैं। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है 2 से 3 सालों में ये जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं, जो हमारी न्यू प्लांटेशन के इफ़ेक्ट्स हैं, वो मार्केट में दिखेंगे। आप देखोगे स्ट्रॉबेरी मार्केट में पिछले साल किस तरह से आई है। अब न्यू प्लांटेशन में अल्फोंसो की प्लांटेशन भी हम कर रहे हैं, जो मैंगो का रेट भी ज़्यादा है हमारे ट्रेडिशनल मैंगो से। तो ये सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं। सर लास्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा, लाल सिंह जिस समय फॉरेस्ट मिनिस्टर होते थे, उन्होंने एक बयान उस समय दिया था कि जितने भी जंगल के एरियाज़ हैं इनको यहाँ पर ऐसे फ्रूट ग्रोइंग प्लांट्स लगाएंगे ताकि जो जंगल का जो जानवर हैं जो सिटीज़ की तरफ आते हैं, क्या आपको लगता है कि कहीं उस पर काम हुआ है? देखो सर, जो हमारी कमर्शियल प्लांटेशंस रहती हैं, जैसे मैंगो के अगर आप देखें दशहरी का पौधे हैं, लंगड़े के पौधे हैं, या कमर्शियल प्लांटेशन अलग चीज़ है, और वाइल्ड प्लांटेशन जो है जो जंगलों में होती है वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप जंगलों में बहुत सारे फ्रूट्स के पौधे लगा देंगे, उनको अनअटेंडेड छोड़ देंगे, तो वहाँ पे डिजीज़ इनोकुलम, उनके ऊपर इंसेक्ट पेस्ट अटैक ज़्यादा रहता है अनअटेंडेड ट्रीज़ के ऊपर। वो अटैक फिर आपके जो मैंगो के एस्टेब्लिश्ड ऑर्चर्ड्स हैं उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है। अब बात यह है कि बंदरों के लिए कौन से फ्रूट्स वहाँ पे लगाए जाएं जो वो खाते हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर रिसर्च का ये मुद्दा है। उसमें ये देखना है कि कौन सी क्रॉप्स जैसे कौन से वाइल्ड फ्रूट्स प्लांट्स जो उनके लिए ठीक हैं, वो उन पौधों को अलग से मल्टीप्लाई किया जाए, और एक बैरियर छोड़ के, जैसे हमारे कमर्शियल प्लांट्स अभी अवेलेबल मैंगो के किस इलाके में हैं, 2 से 2.5 या 5 से 6 किलोमीटर का एक बीच में बेल्ट छोड़ के उसके बाद जंगलों में वो वाले वाइल्ड प्लांट्स भी लगाए जाएं, ताकि डिजीज़ इनोकुलम जो है वो हमारी जो फ्रूट बेल्ट की तरफ ना ज़्यादा आ पाए। तो वो उस पर भी काम करना चाहिए जी। तो ये थे हमारे साथ सरबजीत सिंह, और इनका कहना है कि इस समय हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है अपने लेवल पर काफ़ी काम कर रहा है। 2022 का जिस तरीके से टारगेट भी है कि किसानों की इनकम जो है वो डबल करनी है। इनका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स पिछले कई सालों में सामने आए हैं जो इस समय हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ऑर्चर्ड की खेती जो है इस समय कर रहे हैं, वो वाली क्रॉप्स की खेती कर रहे हैं जिसमें पैसा ज़्यादा मिलता है, मार्केट में हाथों हाथ रेट मिलता है, उस पर इस समय काफ़ी काम हो रहा है। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।